आप देख रहे हैं आईटी विद एसएम और ये है फिजिक्स चैप्टर 1 का 1.2, 1.3 और 1.4 का लेक्चर। इस लेक्चर में आप देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स के बारे में और इसी तरह से प्रीफिक्सेस के बारे में और ऐसे यूनिट्स यानी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बगैर कोई देर किए। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज दो किस्म की होती हैं। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज और नंबर 2 ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये वो क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स की बेस बनाती हैं और जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो तमाम इन्हीं क्वांटिटीज से ड्राइव हुई हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा बैकग्राउंड भी ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड में देखें, क्वांटिटीज़ की ज़रूरत दुनिया में स्टार्टिंग से ही रही। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो जब नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग गिनती किस तरह से करते थे। गिनती सिंपल है, शायद थोड़ा आपको इसमें डिफरेंट भी लगे कि गिनती लोग अपने जानवरों की गिनती पत्थरों से करते थे, यानी जितने जानवर उतने पत्थर इकट्ठे कर लेते थे और फिर अगले दिन एक एक पत्थर के साथ एक एक जानवर को मैच करके तो इस तरह से गिनती की जाती थी। फिर नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया तो नंबर्स के कॉन्सेप्ट के साथ ही थोड़ा सा चेंज हो गया। वहाँ से स्टार्ट होती है बार्टर ट्रेड की। बार्टर ट्रेड में देखें नंबर्स का कॉन्सेप्ट चूंकि आ गया था तो नंबर्स के कॉन्सेप्ट के साथ चला गया। तो डिफरेंट चीज़ों के मुकाबले में दूसरी चीज़ें ली जाती थी, लाइक गंदम दे दी, चावल ले लिया, दाल ले ली, या दाल के मुकाबले में खजूर ले ली, या इस तरह से बार्टर ट्रेडिंग होती थी। उसमें क्या होता था कि 3 हिस्से गंदम ले ली और 1 हिस्सा चावल दे दिए। इस तरह करके बार्टर ट्रेडिंग होती थी कि क्वांटिटीज इस तरह से देखी जाती थी। अब जैसे जैसे टाइम गुजरा फिर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यूनिट्स इजाद हुए। लाइक कोई इंचेस में मापने लगा तो कोई मीटर्स में मापने लगा। और इसी तरह से अगर हम मैस की भी बात करें तो कोई केजीज में देख रहा था। अभी भी अगर हम केक लेने जाते हैं तो हम पाउंड में लेते हैं और चावल लेने जाते हैं तो केजीज में लेते हैं। ये तमाम डिफरेंसेस क्यों हैं ये भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। फिजिक्स आपको इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा मैं। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करें। और चलते हैं लेंथ से स्टार्ट करते हैं। लेंथ बेसिकली किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कहलाती है। लाइक साइड्स जब हम देखते हैं कुछ चीज़ों की, इसी तरह से 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस देखते हैं, इसी तरह से डिफरेंट मेजरमेंट्स चलती हैं। कपड़ा भी हम लेंथ के लिहाज से लेते हैं और मुख्तलिफ अगर आप टेबल्स की बात करें, अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों की बात करें तो वो भी कुछ ना कुछ लेंथ्स के हिसाब से चलती हैं। क्रिकेट की तरफ जाए तो ग्राउंड भी यार्ड्स में होता है और पिच भी यार्ड्स में होती हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म की लेंथ्स की ज़रूरत पड़ती है। अब क्रिकेट चूँकि इंग्लैंड का गेम है तो यार्ड्स में ही ज़्यादातर चलता है। फिर साथ साथ इंटरनेशनल हुआ तो कुछ मीटर्स की बात भी होने लगी। इतने मीटर का छक्का लगा और कहीं पे यार्ड्स का छक्का लगा, तो बात सेम ही है। बेशक यार्ड्स बोले या मीटर्स, जस्ट सिस्टम्स का फ़र्क है। तो लेंथ बेसिकली लेंथ को हम 2 किस्म के यूनिट्स से देखते हैं। एक है इंपीरियल यूनिट्स। इंपीरियल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इंपीरियल यूनिट्स इंचेस में, फीट में और यार्ड्स में होते हैं। ये कुछ इस तरह से आपको टेबल नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो 12 इंच मिलके 1 फीट बनते हैं और इसी तरह से 3 फीट का 1 यार्ड होता है और 1760 यार्ड्स का 1 माइल बन जाता है। दूसरी तरफ अगर मैट्रिक यूनिट्स, ये ऐसे यूनिट्स भी कहलाते हैं
इनकी बेस जो है वो मीटर है, यानी लेंथ को हम मीटर में नापते हैं। मीटर को अगर हम 100 हिस्सों में तकसीम करें, 100 पार्ट्स करें तो सेंटीमीटर्स बन जाते हैं, और मीटर्स के ही 1000 पार्ट्स करें तो किलोमीटर्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ अगर 1000 मीटर्स को इकट्ठा किया जाए, जब डिस्टेंसेस ज़्यादा हो जाए, लाइक दो सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंसेस तो मीटर्स में बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम किलोमीटर्स की बात करते हैं। तो 1000 मीटर्स मिलके किलोमीटर्स बनते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है आपकी बुक में अगर देखा जाए तो 1.4 जो प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट है वो इसी से मिलता जुलता है। जैसे 1000 ग्राम्स का 1 किलोग्राम बनता है, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो है वो प्रीफिक्सेस का टेबल एक दिया हुआ आपकी बुक में, उसे अगर देखा जाए तो 10 रेज़ पावर 2 हेक्टो, 10 रेज़ पावर 3 किलो, 10 रेज़ पावर 6 मेगा। इसी तरह से डेसी जो है वो 10 रेज़ पावर -1, और मिली जो है वो 10 रेज़ पावर -3, और डिफरेंट इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो लेंथ की जब हम बात करते हैं तो लेंथ का सिंबल है बेसिकली एल। एल से हम इसे डिनोट करेंगे, और सिंबल अगर हम बात करें तो इसका सिंबल है लेंथ, यानी एल। और इसी तरह से यूनिट अगर बात की जाए तो यूनिट इसकी मीटर्स में होती है, और मीटर्स के लिए सिंबल है शॉर्ट एम। इसी तरह से लेंथ स्मॉल एल। अब अगर आप जो स्केल यूज करते हैं क्लासरूम में, उसमें अगर देखा जाए तो एक तरफ सेंटीमीटर्स, यानी जो स्मॉलर स्केल्स होते हैं वो बेसिकली सेंटीमीटर्स, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो ज्यादा गैप वाले स्केल्स होते हैं उनमें इंचेस की पैमाइश होती है। नॉर्मली आपका स्केल 30 सेंटीमीटर्स का या 12 इंचेस का होता है, और कुछ स्केल जो हैं वो 6 इंचेस के भी होते हैं। आगे चलते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स बेसिकली एक किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्वांटिटी है जो उसके मैटर को जाहिर करती है, मतलब वो कितनी भारी या कितनी हल्की है। न्यूटन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि आप न्यूटन लॉज के दौरान ज़रा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। अक्सर औकात हम लोग मैथ्स और वेट में दोनों में कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली हमारे जितने भी जो वेइंग स्केल्स हैं वो चेक तो वेट करते हैं, लेकिन मैथ्स हमारे सामने आता है, यानी जिस फोर्स से कोई भी चीज़ ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है वो वेट कहलाएगा। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेट जो है वो फोर्स है, और मैस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के बड़ा छोटा होने के मतलब लाइक जो उसका वजन है उसमें कमी ज़्यादा को बताते हैं। मैस की अगर बात की जाए तो हम बेशक ज़मीन पे हों, मार्स पे हों या चांद पे चले जाएं, मैस सेम रहेगा। लेकिन वेट चूंकि एक ऐसी फोर्स है जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है, तो वेट हमारा अगर ज़मीन पे 490 न्यूटन होगा तो मार्स पे 185 न्यूटन होगा, और चांद पे जो है वो 80 न्यूटन होगा। बेसिकली इन दोनों क्वांटिटीज़ में फ़र्क ही ये है कि जो मैस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स और स्केलर्स का कॉन्सेप्ट भी आप आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मैस के सिंबल की। मैस का जो सिंबल है वो है एम। एम से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम। यूनिट जो कि शॉर्ट में हम केजीज में देखते हैं। ये ऐसा यूनिट है जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर था, इसी तरह से मैस का केजी ऐसा यूनिट है। वैसे मैस जो है वो पाउंड्स में भी मापा जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम्स। अब आते हैं टाइम की तरफ। टाइम बेसिकली टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम के साथ साथ यानी जैसे जैसे हिस्ट्री चलती गई वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट चेंज होता गया। पहले सुबह शाम दोपहर इस तरह से कॉन्सेप्ट थे, फिर
जो न्यूटन साहब थे, इसाक न्यूटन, उनके मुताबिक जस्ट टाइम जो है एक एरो की तरह था जो एक बो में से ट्रेवल करता है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में और डेविएट नहीं करता, यानी कोई टाइम में डेविएशन नहीं है, कोई डिलेशन नहीं है, किसी किस्म की कमी बेशी कुछ भी नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन ने 1905 में चेंज किया और अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक जो टाइम है वो रिलेटिव है, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो टाइम जो है उसके रिलेटिव टाइम जो है उसमें डिलेशन आएगी। डायलेशन का कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है जो कि आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। 10th क्लास में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन और मैस डिफरेंस जो है उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि टाइम जो है वो डिनोट किया जाता है सिंबल टी से। कहीं पे भी अगर टाइम की डिस्कशन हो तो स्मॉल टी से इसको जाहिर किया जाता है और इसका यूनिट है सेकंड्स में, जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है ऐसा यूनिट, और स्मॉल एस इसका सिंबल है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मुख्तलिफ किस्म का करंट हो सकता है, डीसी करंट यानी सेल्स, और जो एसी करंट यानी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो सिंबल है वो बेसिकली आई से जाहिर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल है आई, और जो इसकी यूनिट है वो है एम्पेयर। एम्पेयर इसकी यूनिट कहलाएगी। एम्पेयर क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जनाब फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट एंड्रे मैरी एम्पेयर, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखा गया है। इसका सिंबल है ए, और एम्पेयर जो है, एंड्रे मैरी एम्पेयर, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फादर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं ने बताया था। अब अगर हम किसी सर्किट को देखें तो सर्किट में बेसिकली जो करंट है वो हम डायरेक्शन जैसे आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, फ्रॉम प्लस टू माइनस होती है। करंट होता किस वजह से है? वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं तो वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, जबकि करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव देखा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट भी आगे चल के आप डिटेल में देखेंगे कि कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो क्यों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये चीज़ें आगे चल के देखेंगे। तो अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के तरफ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है लाइट की जो तेज और कम रोशनी में फ़र्क बताते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास सोर्स हो तो जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। डिस्टेंस r था तो I थी, तो 2r होने पे 1/4 I/4 इंटेंसिटी हो जाएगी। इसी तरह से अगर डिस्टेंस 3r हो जाए तो इंटेंसिटी I/9 हो जाएगी। इंटेंसिटी की जो सिंबल है वो है L। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम L से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट है कैंडला। कैंडला बेसिकली लैटिन वर्ड है कैंडल के लिए, यानी कैंडल को हम लैटिन में कैंडला बोलते हैं, तो इसलिए ये यूनिट कैंडला जो है वो रखी गई। और इसकी जो सिंबल है वो है CD। CD शॉर्ट फॉर्म में इसे यूज़ करते हैं। कई जगहों पे इस यूनिट की बजाय कैंडल भी यूज़ किया जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कन्वीनियंस। इसके बाद आता है टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर के केस में भी हमारे पास तीन यूनिट्स हैं। केल्विन हो गया, इसके बाद अगर हम बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो ये यूजेज की सारी बात है, मुख्तलिफ सिस्टम्स मुख्तलिफ जगहों पे जो भी चले
उसी हिसाब से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। टेम्परेचर है क्या? ये हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ मैटर है। बेसिकली कोई भी चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, इस चीज़ को टेम्परेचर से देखा जाता है। नॉर्मली हम बुखार शुखार चेक करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में देख रहे होते हैं, और जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो कई दफ़ा बुखार फ़ारेनहाइट में देख रहे होते हैं, और जो वेदर टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में देख रहे होते हैं। लेकिन इन एक्चुअल इसकी ऐसा यूनिट जो है वो है केल्विन। केल्विन जो टेम्परेचर है, इसके सिंबल की बात करें तो वो टी से जाहिर होता है। टेम्परेचर यानी कैपिटल टी, स्मॉल टी था टाइम के लिए, कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर के लिए, और केल्विन जो है उसका सिंबल है के। तो अगेन ये बेटर नाउन जो लॉर्ड केल्विन या विलियम थॉमसन भी कहते हैं, उनके नाम पे ये यूनिट रखी गई। ये नॉर्मली कन्वेंशन है कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है। लास्ट जो चीज़ है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में देखा होगा। तो बेसिकली ये होता क्या है कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं हमारे इर्द गिर्द, उनके मुख्तलिफ एटॉमिक मैसेज होते हैं। जैसे कार्बन का स्टैंडर्ड देखा जाए तो कार्बन 12 AMU का होता है एक कार्बन एटम। इसी तरह से अगर हम कॉपर की बात करें तो वो 63.5, ऑक्सीजन की बात करें तो 16, और इसी तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो वो 1 AMU एटॉमिक मैस यूनिट होता है। तो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली n से जाहिर करते हैं, इसको सिंबल इसका n है, और यूनिट जो है वो इसकी मोल होती है। अब मोल बेसिकली एग्जैक्टली है क्या? मोल किसी भी चीज के जो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ये 1 मोल कहलाएंगे। लाइक कार्बन के अगर इतने एटम होते हैं तो 1 मोल, यानी इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन के अगर एक कार्बन एटम अगर 12 AMU के इक्वल है तो इसका 1 मोल फिर क्या बनेगा? इसका 1 मोल बनेगा 12 ग्राम। इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का 1 मोल 16 ग्राम्स बनेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉपर की Cu, तो इसका 1 मोल जो है वो बनेगा 63.5 ग्राम्स का। यानी जो भी एटम्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनके 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स को इकट्ठा किया जाए तो 1 मोल बनता है। 6.022 इंटू 10⁻3 जो है इसे हम एवोगैड्रोज नंबर भी कहते हैं। केमिस्ट्री में आपने इसकी तफसील पढ़ी होगी, एवोगैड्रोज नंबर। नेक्स्ट अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज बेसिकली ड्राइव होती हैं बेस क्वांटिटीज से, और इनके बारे में हम देखेंगे, इनके यूनिट्स के बारे में भी देखेंगे। ड्राइव क्वांटिटीज में एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और प्रेशर, ये चीज़ें हम आज देखेंगे। तो जनाब, एरिया की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ शेप्स की बात आती है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की 2 साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स जो हैं इक्वल, 4 साइड्स होती हैं सॉरी, तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और इन्हें हम L से भी डिनोट कर सकते हैं और S से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अगर स्क्वायर के एरिया की बात करें तो ये होता है S स्क्वायर या L स्क्वायर। S स्क्वायर यानी मीटर इंटू मीटर, तो ये बन गया जी मीटर स्क्वायर।
अब अगर हम ट्रेपेजॉइड की बात करें, ट्रेपेजॉइड में a इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2 इंटू एच। तो a प्लस बी, a बेसिकली इसकी स्मॉलर साइड होती है ट्रेपेजॉइड की, और b जो है वो लॉन्गर साइड होती है। तो दोनों साइड्स की लेंथ अगेन मीटर्स में है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच। तो बेसिकली इसको भी जब हम अब ये देखें कि मीटर मीटर प्लस होगा और फिर जो है एच भी मीटर्स में होता है, तो मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया जो है वो बी एच होता है। तो बी एच मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इन शॉर्ट अगर आप किसी भी शेप का एरिया निकालें, कोई भी शेप लें, तो वो मीटर स्क्वायर में ही आएगी, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल शेप्स का होता है। अब जब हम 2 डायमेंशनल शेप्स की बात करते हैं तो फिर 3 डायमेंशनल शेप्स की बात भी जरूरी हो जाती है। तो 3 डायमेंशनल जो शेप्स हैं उनका हम वॉल्यूम देखते हैं। किसी भी 3 डायमेंशनल शेप की एक साइड का एरिया फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज उस शेप का कंप्लीट जो वो कवर करती है, जो स्पेस वो कवर करती है, उसे हम वॉल्यूम का नाम देंगे। जैसे क्यूब की बात की जाए तो क्यूब में बेसिकली 3 डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं, एक आगे लेंथ, एक आगे विड्थ और एक आगे हाइट। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखेंगे तो वो बेसिकली बनेगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। दैट इज तीनों मीटर 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 में है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। इसी तरह से अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो कुछ इस तरह से होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू पाई, जो कि कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो आर स्क्वायर अगर देखा जाए तो मीटर स्क्वायर, और एच जो है वो मीटर में आ गया तो मीटर स्क्वायर और मीटर मीटर क्यूब बन जाता है। सफियर का देख लें तो सफियर का भी इसी तरह से वॉल्यूम होगा। सफियर की अगर बात की जाए तो 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई है, मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब है, और डिवाइडेड बाय 3 है। बाकी सारे कांस्टेंट्स को हम इग्नोर करेंगे और सिर्फ वेरिएबल का यूनिट लिखेंगे, तो वो मीटर क्यूब। इन शॉर्ट आप बेशक ट्रायंगुलर कोई भी एरिया देखें, लाइक जैसे खेमा होता है, रेक्टेंगुलर कोई भी चीज़ का वॉल्यूम देख लें, स्क्वायर का देख लें, पेंटागोनल का, मैक्सागोनल का, या हेप्टागोनल, या फिर ऑक्टागोनल या ट्रेपेजॉइडल, इन तमाम का किसी का भी आप वॉल्यूम जब देखेंगे तो वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब्स में। तो अब अगर बात की जाए डेंसिटी की, डेंसिटी क्या चीज़ है? ये बेसिकली मास और वॉल्यूम का रिलेशन होता है। इसे हम रो से डिनोट करते हैं और ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप गौर करें, कभी भी अगर हम पानी में कोई भी चीज़ फेंकते हैं, लाइक मेटल, वुड या कॉर्क, कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो मेटल फौरन डूब जाता है, वुड जो है वो हाफ डूबती है, जबकि कॉर्क जो है वो बिल्कुल ऊपर पानी के वो तैरता रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये तीनों की डेंसिटी में फ़र्क होता है। डेंसिटी में फ़र्क किस तरह से? मेटल देखा जाए तो एक छोटा सा वॉल्यूम मेटल का, लाइक छोटा सा पीस जो है वो ठीक ठाक उसकी डेंसिटी बन जाती है। वुड की थोड़ी कम होती है, जबकि जो कॉर्क है वो उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी इन तीनों में, इसलिए कॉर्क जो है वो तैरता रहता है। इसी तरह अगर हम डेंसिटी और स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो
सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो सॉलिड्स की होती है, उससे कम जो है वो लिक्विड्स की होती है और उससे कम जो है वो गैस की होती है। इसी तरह अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ही किसी बर्तन में 3 चीज़ें डालते हैं, हनी, वाटर और ऑयल, और तमाम का वॉल्यूम सेम रखते हैं, तो सबसे नीचे हनी होगा, कुछ देर के बाद उससे ऊपर वाटर और उससे ऊपर ऑयल। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन तीनों की डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो अब आते हैं ज़रा इनकी ऐसा यूनिट की तरफ। ऐसे यूनिट की बात की जाए तो मैस केजीज में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका ऐसा यूनिट बनेगा केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है जी स्पीड। स्पीड की यूनिट किस तरह से ड्राइव होगी? सबसे पहले तो देखते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड बेसिकली एक खास डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, यानी लाइक 5 सेकेंड्स में अगर हम 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो 5 बाय 5 1 हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड का जो टाइम है वो इस तरह से यानी स्पीड बन जाएगी। अब स्पीड जो है इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम जो कि एस ओवर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस जो है वो चूंकि 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है या लेंथ है तो वो मीटर, और जो टाइम है वो सेकंड्स में, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इनके फार्मूलाज आप कैसे याद रखेंगे। फार्मूलाज याद रखना बहुत आसान है। बेसिकली एक ट्रायंगल जिसमें ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो, लेफ्ट पे वेलोसिटी और राइट पे टाइम, तो अगर आपने टाइम फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे। अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ जाएगा, और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा। इसी तरह से जो स्पीड है, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है? वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इस बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इसे ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो जब भी कोई भी कार मूव करती है, उसकी कोई स्पीड होती है, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड में कोई चेंज आता है। लाइक जब कार चलना शुरू होती है, पहले रुकी हुई होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती है। तो जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रही होती है। इसी तरह से जब स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन अगेन चेंज हो रही होती है। अब जब बढ़ रही हो स्पीड तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, और अगर कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी गाड़ी की स्पीड शुरू में 30 मीटर पर सेकंड थी, आफ्टर 10 सेकंड्स ये 35 मीटर पर सेकंड हो गई, तो यू कैन गैस द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए, चूंकि एक्सेलरेशन जो है वो होती है चेंज इन स्पीड जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं ओवर टाइम। चेंज इन स्पीड यानी स्पीड का जो यूनिट हमने प्रीवियसली देखा वो है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकंड है तो मीटर बाय सेकंड इनटू सेकंड, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली एक्सेलरेशन का यूनिट इस तरह से ड्राइव होता है। इन तरीकों से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। फोर्स की अगर बात की जाए तो फोर्सेस की बहुत सी किस्में होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स, टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग में होती है, जब भी कोई चीज़ किसी धागे से बांधे तो स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स क्रिएट होती है। इसी तरह से स्प्रिंग फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स में यानी प्रोटॉन्स में होती है। इसके बाद बॉयंट फोर्स जो है वो बेसिकली लिक्विड्स की होती है या गैसेस की भी बॉयंट फोर्स होती है। ये चीज़ याद रखें। यही वजह है कि जो बलून होते हैं, एयर बलून जो नॉर्मली फ्लोट करते हैं ऊपर की तरफ,
उनमें जो फ्लोट करने की जो होती है वो ड्यू टू बॉयंट फोर्स होती है। बेसिकली उसमें ऐसी गैसेस भरी जाती हैं लाइक हाइड्रोजन, लाइक एनी अदर गैस जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद गैसेस से हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं ड्यू टू बॉयंट फोर्स ऑफ एयर। जब इतना ऊपर कोई भी बलून पहुंच जाता है कि गैसेस जो नीचे मौजूद हैं वो हैवियर हों आपके बलून की गैस से, तो फिर उससे ऊपर वो बलून नहीं जाता। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट्स की वजह से है। अप्लाइड फोर्स बेसिकली कोई भी एजेंट जो फोर्स लगाता है। फ्रिक्शनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब रगड़ पैदा होती है, जब उनके दरमियान ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ दीज सरफेसेस जो होती है वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। और नॉर्मल फोर्स याद रखें कि वो फोर्स है जो कोई भी सरफेस उस पे पड़े ऑब्जेक्ट पे लगाता है। रिमेंबर दैट जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी चीज के ऊपर रखा जाता है, किसी भी सरफेस के ऊपर रखा जाता है, तो वो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, जिसके बदले में जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सरफेस होता है, वो अपोजिट फोर्स लगाता है जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो जब ये दोनों इक्वलाइज होती हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे पड़ा रहता है। लेकिन अगर वेट ज़्यादा हो जाए और उसकी नॉर्मल फोर्स कम हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है। लाइक कोई भी हल्के किसी मटेरियल पे आप कोई भारी चीज़ रख दें तो वो टूट जाती है। टेबल हो सकता है या कोई भी और मटेरियल हो सकता है। तो बेसिकली ये टूटने की वजह ये होती है कि जो वेट है वो उसके जो नॉर्मल फोर्स लगाने की ताकत होती है उससे बढ़ जाता है। आते हैं ज़रा फोर्स की तरफ। फोर्स का जो सिंबल है वो बेसिकली एफ से डिनोट किया जाता है इसको। तो एफ जो है वो न्यूटन ने जो इसका कॉन्सेप्ट दिया था उसके मुताबिक न्यूटन सेकंड लॉ में इसे हम एम ए कहते हैं। यानी जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है, जो ऑब्जेक्ट मैस एम का हो, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैस है केजीज में, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास फोर्स आ गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगेन हमारी जो ट्रिब्यूट है न्यूटन को, उसकी वजह से हम इसे एन यानी न्यूटन से डिनोट करेंगे। यानी जो फोर्स है उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है। जो बेस यूनिट्स के साथ इसका रिलेशन बनेगा वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। अब वर्क की बात करते हैं। वर्क बेसिकली क्या है? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक ख़ास डिस्टेंस कवर करता है। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन बनता है वो है जी वर्क, यानी हमने काम किए। याद रखें कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बाल्टी अगर कहीं से उठाते हैं और वापस वहीं पे रख देते हैं तो देयर इज ज़ीरो वर्क, बेशक आप के पसीने क्यों ना छूट जाए उठाते हुए। तो it is important to change the position of an object either vertically or horizontally। किसी भी डायरेक्शन में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं, उसकी शेप चेंज करते हैं, तो उसमें हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। तो वर्क का अगर हम फार्मूला देखें तो वर्क का फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा। अक्सर औकात जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में एंगल थीटा का फ़र्क होता है, इसलिए हमने कॉस थीटा का इस्तेमाल किया है। ये जो कॉस थीटा है इस वजह से। तो फोर्स के लिए हमने जैसे कहा न्यूटन है, केजी मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर है तो न्यूटन मीटर बन गया। अगर आपको जो बेस यूनिट है उसमें ये चाहिए है तो जो तरीक़ाकार हमने फोर्स में देखा था उसी तरीके से ये हो जाएगा। यानी न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की अगर आप एंट्री करेंगे तो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज बेस यूनिट। लेकिन ऐसा यूनिट जाहिर है न्यूटन मीटर ही कहलाएगा। अब जनाब जो ये वर्क है इसकी यूनिट
न्यूटन मीटर भी नहीं हम देखते, हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी नहीं देखते, बल्कि हम इसे कैलकुलेट करते हैं जॉउल्स में। अगेन ये जो है जॉउल, ये बेसिकली जेम्स प्रेस्कॉट जॉउल को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये यूनिट यूज़ की जाती है, जो कि वर्क के लिए। अब चलते हैं आगे। एनर्जी, जब हम काम करेंगे तो एनर्जी पैदा होगी, एनर्जी स्टोर होगी थर्मल एनर्जी की शक्ल में, रेडिएंट एनर्जी की शक्ल में, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, बेसिकली ऑब्जेक्ट के मास की वजह से है, और मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारे काम की वजह से दो किस्म की एनर्जी पैदा होती है, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज करेंगे तो mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी, और जब हम किसी भी चीज़ की वेलोसिटी चेंज करेंगे तो हाफ mv² उसमें एनर्जी पैदा होगी। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से देखा जाए यूनिट, तो यहाँ पे m यानी kg, ग्रेविटी g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h जो है वो मीटर में होगा। तो बेसिकली इनको हम कैलकुलेट करें तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखेंगे तो हाफ mv², m है मास यानी केजी में, इनटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और होल स्क्वायर, तो ये भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बनेंगे। आपने ये नोट किया होगा कि वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम है, दोनों को हम जाउल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं पावर की तरफ। पावर है जनाब वर्क ऑन अ यूनिट टाइम, यानी किसी ख़ास टाइम में हम जो काम करते हैं वो पावर कहलाएगा। तो पावर बेसिकली वर्क बाय टाइम है। वर्क आपने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ इनटू डी बाय टाइम। तो अगर इनसे हम यूनिट्स निकालना चाहें तो दैट सिंपल, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीटर आ गई, फोर्स जो है वो न्यूटन आ गई, और टाइम सेकंड्स में आ गया तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगेन हमने पावर की ऐसा यूनिट रखी है वॉट। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, डिफरेंट किस्म के चार्जेस होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बेसिकली चार्ज जो है, किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होता है उसे हम कूलम से जाहिर करते हैं, और जो ऐसा यूनिट है इसकी वो मीटर केजी सेकंड होती है। लेकिन कूलम्स लॉ जाहिर है, कूलम ने प्रेजेंट किया था, तो उसी के नाम पे हम कूलम की यूनिट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिटेल में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो कोई भी पार्टिकल हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अगर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। जैसे हम सेंटर ऑफ अर्थ से जितना दूर लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को, जितना हाइट पे लेके जाते हैं, उतनी उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ जाती है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी से वो नीचे गिरता है। उसी तरीके से जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज के फील्ड में डिफरेंट जगहों पे होंगे, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होगा।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज को डिवाइड करके आता है, तो ये जॉल पर कूलम होता है। तो बेसिकली इसकी यूनिट जो है वो चूँकि एनर्जी की जॉल है, हमने पहले पढ़ा है, तो जॉल पर कूलम, जे पर सी जो है इसकी यूनिट होगी। प्रेशर, प्रेशर एक ख़ास एरिया पे जो फोर्स लगाई जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका एरिया ए हो उस पे जो फोर्स लगेगी उसे हम प्रेशर का नाम देंगे, यानी कि P इज इक्वल टू फोर्स ओवर ए। तो फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जनाब उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज हमने ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ और सिर्फ इनके यूनिट्स, इनके ऐसा यूनिट्स के मुताबिक कवर किए हैं। आगे जिस तरह से आपके डिफरेंट चैप्टर्स में ये तमाम टर्म्स आएंगी, हम डिटेल्स में इनको देखेंगे विद एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching this video. Allah